जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स कोर्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरी इस कोर्स में ये कोशिश होगी कि हम उन चीज़ों को स्टडी करें जिनकी हमारी रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेशन है। जब हम अपने कैरियर का स्टार्ट कर रहे हों या हम अपनी इसके अलावा जो डेली लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल कर रहे हो तो उनके अंदर इन चीज़ों की एक एप्लीकेबिलिटी हो। लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन क्या होती है और कम्युनिकेशन में किस तरह प्रॉब्लम्स आते हैं, बैरियर्स कौन से होते हैं, उन बैरियर्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम डिफरेंट तरीके से, समटाइम्स तो हम उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए हल करते हैं, लेकिन समटाइम्स वो प्रॉब्लम इतना बड़ा होता है कि हमें उसके लिए कुछ डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं। हमें कॉन्फ्लिक्ट एक आ जाता है, उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का आइडिया होना चाहिए, उसकी टेक्निक्स का हमें पता होना चाहिए और उसके बारे में हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को डिटेल से स्टडी करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या? एक तनाज़ा। एक शख्स समझ रहा है कि जो जिस चीज़ पर मेरा हक है उसको कोई दूसरा शख्स, कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको हथियाना चाह रही है। वो कोई सैलरी का इशू हो सकता है, वो कोई पार्किंग स्लॉट का इशू हो सकता है, वो किसी टाइम का इशू हो सकता है, वो किसी गाड़ी का, ज़मीन के किसी टुकड़े का। तो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, तो उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी परसीव्ड टू एग्जिस्ट। सबसे पहले जो बात यह है कि से दो भाइयों के दरमियान ज़मीन के एक टुकड़े का थोड़ा सा एक तनाज़ा तो नहीं है। अब समझ लें कि वो अभी डिस्प्यूटेड है, वो ये कंफर्म नहीं है कि उन दोनों में से कौन उसका मालिक है, लेकिन दोनों समझ रहे हैं कोई मसला नहीं, इसो ओके यार, कोई इशू नहीं, इसको कर लेंगे, इसको देख लेंगे, कोई इशू नहीं है इसका। तो अब आल्दो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों पार्टीज क्या समझ रही हैं? कॉन्फ्लिक्ट, दे डोंट एक्चुअली रियलाइज दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। वो उस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी परसीव टू एग्जिस्ट, कि लोगों को पता हो कि यस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। दूसरा, एग्जिस्ट व्हेन वन पर्सन और पार्टी परसीव दैट अनदर पर्सन और पार्टी हैज डेलिबरेटली ब्लॉक्ड और अबाउट टू ब्लॉक देयर गोल। अच्छा, अब बार बार आप देखें लफ्ज परसीव्ड क्यों आ रहा है और मैंने इसको बोल्ड में क्यों लिखा है ब्लॉक लेटर के अंदर? क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम करते हैं, बेसिकली वो हमारी परसेप्शंस होती हैं, रियलिटी नहीं होती। कि आपको लगता है कि रेड कलर जो है वो आपको इंतहाई सख्त नापसंद है, और आपको लगा कि आपने कभी क्लास में कहा था कि भाई मुझे रेड रेड शर्ट और रेड रेड शर्ट पहनने वाले बहुत बुरे लगते हैं और मुझे उनसे सख्त नफरत है। अब आपको लगा कि एक शख्स एक दिन रेड शर्ट पहन के आया है, फिर आपको लगा यार ये देखें उस दिन मुझे परेशान कर रहा था जानबूझ के, ये रेड शर्ट पहन के आया है और मैं मुझे बहुत बुरी लगती है ये। और आपने कहा कि भाई देखो, एक दिन छोड़ के एक दिन फिर वो बंदा रेड शर्ट पहना है। अब आपकी परसेप्शन या आपकी अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड हो रही है कि वो शख्स आपको चिढ़ाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए डेली बेसिस पे रेड शर्ट पहन के आ रहा है। ऑल्दो इट मे नॉट बी अ रियलिटी। हो सकता है वो नेचुरली उसको पसंद हो या उसकी कोई और वजह हो उसकी रेड शर्ट पहनने की। तो परसेप्शन जो है हमारी सोच होती है, जरूरी नहीं कि वो रियलिटी हो। A process that begins when one party perceives that another party has negatively affected। एक ऐसा प्रोसेस जब हम सोचना शुरू करते हैं कि भाई दूसरे शख्स ने मुझे नेगेटिवली इफेक्ट किया है या मेरा नुकसान कर रहा है, और इज अबाउट टू नेगेटिवली इफेक्ट समथिंग, या वो करने वाला है, या तो वो मेरा नुकसान कर चुका है या वो अभी करने की प्लानिंग कर रहा है। दैट द फर्स्ट पार्ट वी केयर अबाउट। हमें एक गाड़ी अच्छी लगती है, हमारी एक पार्किंग स्लॉट है जो मेरे ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक है, मैं मुझे लग रहा है कि यार वो कोई दूसरा बंदा ना उस पार्किंग स्लॉट को कब्जा करने के चक्कर में है, कोई दूसरा बंदा ऑफिस की तरफ से जो गाड़ी मुझे मिली हुई है उस गाड़ी को हथियाने के चक्कर में है। तो अब हमने ये परसीव करना शुरू कर दिया कि एक दूसरी पार्टी जो है वो हमें नुकसान करने के लिए प्लान बना रही है। तो ओवरऑल हम उस वक्त कहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट टू एग्जिस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि इज इट अ स्ट्रगल और कॉन्टेस्ट।
अच्छा, इस चीज़ को हमें समझना है कि स्ट्रगल क्या होती है। स्ट्रगल एक जिद्दोजहद का नाम है जो चलती रहती है, बड़े लंबे अरसे तक वो चलती रहती है। उसमें कभी कोई एक पार्टी ऊपर आ जाती है, कभी दूसरी पार्टी ऊपर आ जाती है। हम इसको सिंपल लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, हक और बातल की जिद्दोजहद ये अज़ल से अब तक चलती रहेगी। अच्छे और बुरे लोगों की जिद्दोजहद, पुलिस और चोरों की लड़ाई, ये एक मुकाबला नहीं है, ये एक स्ट्रगल है। दो पार्टीज हैं, उन्होंने हमेशा एग्जिस्ट करना है और उन दोनों के दरमियान स्ट्रगल चल रही है और वो चलती ही रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना, मुकाबला जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर होता है। फुटबॉल का मैच है, वो 90 मिनट्स के दो हाफ हो सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक टाइम का उसका टाइम होता है। क्रिकेट का मैच है, उसके 50 ओवर्स होंगे, 20 ओवर्स होंगे। अब वो उतनी ही ड्यूरेशन का होगा, वो लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। उसको हम कॉन्टेस्ट का नाम देंगे। उसके अंदर हमें मुकाबला करना है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो जो स्ट्रगल है उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे उनको हम डिफरेंट तौर पे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो एक एंडलेस चीज़ है, उसने कभी खत्म नहीं होना, वो चलते जाना है। और जो कॉन्टेस्ट है, मुकाबला, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। उसके लिए हमने डिफरेंट तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है। दूसरी बात, कॉन्फ्लिक्ट कैन बी फंक्शनल और डिसफंक्शनल। फंक्शनल किस चीज़ को कहते हैं? जो इफेक्टिव हो, जो फायदामंद हो, और डिसफंक्शनल जो नुकसानदेह हो। भाई ये क्या बात हुई? कॉन्फ्लिक्ट फायदे वाला भी हो सकता है, लड़ाई कभी कोई ऐसी भी हो सकती है जो फायदे वाली हो। यस, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक काम एक स्पेसिफिक तरीके से हो रहा है, मैनुअल हो रहा है, से उनका अकाउंटिंग मेथड जो है वो मैनुअल है। एक शख्स किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वहां पे आया, उसने आके कहा कि भाई ये आप कैसा काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, आप इस चीज़ को इससे बहुत बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं। अब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। जो पहले लोग थे वो समझ रहे हैं कि नया बंदा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और नया बंदा समझ रहा है कि अगर यहाँ पे मेरी बात मान ली जाए तो सारी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। अब दोनों की परसेप्शन है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा किस चीज़ पे बिलीव करता है? परसेप्शन पे बेस कर रहा होता है वो। अब दोनों पार्टीज की परसेप्शन है। जो नया शख्स आया उसको मौका दिया गया कि ठीक है जनाब, आप ज़रा यहाँ पे हमें कंप्यूटर की बेस पे अकाउंटिंग सिस्टम बना के दिखा दें, एक हफ्ता एक महीना चला के दिखा दें तो हम आपकी बात मान लेंगे। उसने सिस्टम बेस्ड एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, उसको रन करके दिखाया, उससे रिजल्ट लेके दिखाए एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो सब ने मान लिया, हाँ यार ये तो अच्छा काम है, इसमें तो ओवरऑल टाइम भी बड़ा सेव हो रहा है और बहुत बेहतर तरीके से हमारे रिजल्ट आ रहे हैं और फौरी तौर पे हमारी रिपोर्ट्स बन जाती हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ यार इसी चीज़ पे आ जाते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल इसी पे कन्वर्ट हो जाती है, अब हम हैंड राइटिंग या मैनुअल जो अकाउंटिंग थी उसको छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो आया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फायदेमंद था या नुकसानदेह था? ऑफ कोर्स इट वाज फंक्शनल। लेकिन जब दो एम्प्लॉयज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आए और वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज ना हो और उनमें से एक जो है वो ज़्यादा छोड़ के चला जाए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या कहेंगे? वो इट वाज अ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। इससे इस कॉन्फ्लिक्ट से ओवरऑल नुकसान हुआ। हैपन्स वेन एवर पीपल वर्क, प्ले और इवन लिव टुगेदर। आप देखें कि वो हमारे कहते हैं ना कि जब जहाँ पे दो बर्तन होंगे तो वो आपस में टच भी होंगे और उनसे आवाज़ भी आएगी। तो जहाँ पे लोग इकट्ठे रहेंगे, एक सोसाइटी है, एक रोड के ऊपर बहुत सारे घर हैं, एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बड़े काम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना आए। लैब्स के अंदर अगर कंप्यूटर लगे हुए हैं, आप एक कंप्यूटर को उतार के दूसरी जगह पे रख दें और दूसरे को उतार को पहली जगह पे रख दें, तो क्या वो कंप्यूटर कहेंगे कि भाई मैं नहीं जाऊंगा वहां पे? लेकिन जब उन्हीं कंप्यूटर्स के ऊपर एक एक यूजर बैठा होगा, आप उन्हें कहेंगे जनाब आप वो दो सीटें छोड़ के तीसरी पे चले जाएं और तीसरे वाला आप इधर आ जाओ, वो फौरी तौर पर कहेंगे कि भाई मैं क्यों उधर जाऊँ, वहाँ तो पंखे की हवा नहीं आ रही, वहाँ पर लाइट नहीं आ रही, वो सीट नहीं ठीक, उसके अंदर ये इशू है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली ह्यूमन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता अभी कहीं पे ह्यूमन हो और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो कॉन्फ्लिक्ट आना एक नेचुरल बात है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट आने हैं और ये नेचुरल है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के स्टाइल भी हमें पता होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल होते हैं ये हमें ज़रूर है कि पता होना चाहिए। तो अब इसकी सबसे पहले तो आप इसकी डायमेंशंस को समझ लें। सबसे पहले तो आप इसकी डायमेंशंस को समझें। एट वाई एक्सिस वी हैव assertiveness. And now, what do you mean by assertiveness? Assertiveness is the degree to which you believe your interest is most important as concerned to the interest of other party. अब इस पे दो डायमेंशन आप देख रहे हैं, एक assertiveness है और एक assertiveness है। Assertiveness, the degree to which you believe
योर इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। और दूसरी एक्सिस पे हमारे पास कोऑपरेटिवनेस है, हाउ मच यू आर कोऑपरेटिव विद अदर पार्टी। अब इस पे आप देखेंगे हमारे पास 5 इसकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स आएंगे। सबसे पहला अवॉइडिंग, इसमें आप देखेंगे यू आर अनकोऑपरेटिव एंड यू आर अनअसर्टिव एट द सेम टाइम। एक ऐसी चीज़ पे इशू है जिसमें ओवरऑल ना तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और ना वो ओवरऑल उसका हमारे परफॉर्मेंस के साथ को बहुत ज़्यादा लिंक है। सो विल टेक दिस स्टाइल अवॉइडिंग। हम उस कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करेंगे कि भाई छोटी सी बात है, इस पे मैं झगड़ा क्या क्रिएट करूँ, छोड़ें इसको। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय विदड्रॉइंग फ्रॉम और सप्रेसिंग देम। आप उस चीज़ से वैसे ही विड्रॉ हो जाते हैं, ये कहते हैं बस मैं छोड़ रहा हूँ इसको, यार ये तो कोई बात ही नहीं है लड़ाई वाली। आपने खेलना है ठीक है, आप खेल लें, आपने गाड़ी यहाँ पे खड़ी करनी है कोई इशू नहीं है सर, आप खड़ी कर लें, मैं दूसरी जगह पे गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ, इट्स ओके। तो आपके लिए वो चीज़ अनअसर्टिव होती है तो आप उसमें ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं होते। अच्छा, अब देखें आप उसमें असर्टिव है, आपका जो ओवरऑल मोटिव है वो बहुत ज़्यादा है उसके साथ, आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अदर पार्टी जो है वो अनकोऑपरेटिव है, वो कोऑपरेट भी नहीं कर रही। तो फिर अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप फोर्स करेंगे, यू विल टेक फोर्सिंग स्टाइल। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय सेटिस्फाइंग वंस ओन नीड्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर पार्टी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ तो मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है ना, इसमें मैं किसी भी सूरत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को तैयार। मुझे यहाँ पे जान लड़ानी पड़ी मैं लड़ाऊंगा, लेकिन ये चीज़ मैं हर सूरत में हासिल करके रहूँगा। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी भी अनकोऑपरेटिव है, वो किसी किस्म की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। तो आप यहाँ पे मुकम्मल अपना जोर लगाएंगे और उस चीज़ को किसी भी सूरत में हासिल करेंगे। दूसरा ये स्टाइल है। अब तीसरा, अब देखिए दूसरी पार्टी जो है वो कोऑपरेशन दिखा रही है, वो कोऑपरेट कर रही है आपके साथ, वो बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके लिए ये चीज़ अनअसर्टिव है। लेफ्ट एंगल पे कॉर्नर में देखें, अनअसर्टिव है, मतलब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं है। दूसरी पार्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको मिल जाए तब भी ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अकोमोडेटिंग करेंगे, आप लोगों को अकोमोडेट करेंगे, जनाब हमें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है, आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो मैं इससे विड्रॉ होता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ सर, कोई इशू नहीं है, ये आपके लिए चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट थी तो इट्स ओके, ये आप रख लें। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय प्लेसिंग अनदर्स नीड्स एंड कंसर्न्स अबव योर ओन, क्योंकि वो बंदा कोऑपरेट भी कर रहा है और आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा अहम नहीं है। तो यहाँ पे आप अकोमोडेटिंग का स्टाइल अपनाएंगे एंड देन अब वो देखें कि अगला बंदा कोऑपरेट कर रहा है और आपके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्टिव हाई है और कोऑपरेशन भी हाई है। तो यहाँ पे आप कोलैबोरेट करेंगे। कोलैबोरेशन क्या है? मिलजुल कर मामला सॉल्व करना। रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय सीकिंग एन एडवांटेजेस सोल्यूशन फॉर ऑल पार्टीज। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि हम कोलैबोरेट करें कि भाई ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और अगली पार्टी भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों लोग ही बहुत अहम है। मैं एक चीज़ को हासिल करके एक दोस्त को खोना नहीं चाहता, दोस्त भी मेरे लिए अहम है और ये चीज़ भी मेरे लिए अहम है। तो अब यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे, बाहमी मुशावरत से, बाहमी मिल बैठ के इस मसले को हल किया जाएगा, उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसको दूसरी पार्टी को प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये चार हैं एंगल्स ओवरऑल, दो एक्सिस पे हमारे पास चार सिचुएशन समझ आती हैं और इनके सेंटर में, इनके हार्ट में क्या है? कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज कर किसे कहते हैं? हम कहते हैं यार कॉम्प्रोमाइज कर लें, इट्स ओके। तो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं ओवरऑल रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय ईच पार्टी गिविंग अप समथिंग ऑफ वैल्यू। हर शख्स कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज छोड़ रहा है, कुछ हासिल कर रहा है। अब ये देखिए आप पांचों उनके स्टाइल्स के सेंटर में है कि आपके लिए वो चीज़ कुछ अहम थी, कुछ नहीं अहम थी, कुछ कोऑपरेट हो रहा है और कुछ कोऑपरेट भी नहीं हो रहा। तो अब आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल अपनाएंगे कि भाई ठीक है, मैं ओवरऑल मुझे इतनी अमाउंट चाहिए थी लेकिन इसमें से मैं इतनी अमाउंट छोड़ सकता हूँ आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दूसरी पार्टी भी कुछ चीज़ ओवरऑल अपनी उसमें से कुछ चीज़ छोड़ देगी। ईच पार्टी गिविंग अप समथिंग ऑफ वैल्यू, जो भी चीज़ है वैल्यूएबल है उसकी कुछ पार्ट वो छोड़ देगी, तो उससे ओवरऑल सब पार्टीज को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अब बात आती है नेगोशिएशन स्किल्स की। नेगोशिएशन स्किल में सबसे पहले हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? किसी चीज़ को तकसीम कर देना। अच्छा, जीरो सम, सम किसको कहते हैं? से हम कहते हैं 2+2+2, इनका सम क्या है? 6 है। अब जीरो सम गेम किसको कहते हैं? जिसमें ओवरऑल देयर आर टू पार्टीज एट कॉन्फ्लिक्ट
वन पार्टी गेट्स एवरीथिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पार्टी। एक जीरो सम गेम हमारी क्या होती है जिसमें एक पार्टी को या तो कुछ भी नहीं मिलता या मुकम्मल सारा कुछ मिल जाता है, इसमें ओवरऑल हमारी शेयरिंग नहीं हो सकती। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन स्टाइल में फर्स्ट जो है वो है हमारा जीरो सम। देन कम्स एनी गेन इज एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी। जो कुछ भी मिलेगा वो दूसरी पार्टी से छीन के मिलेगा, एक को सब कुछ मिलेगा और दूसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें हमारा एग्रेसिवनेस स्टाइल होता है कि भाई मैं इसमें से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूं, मैं 1 रुपया भी रैत करने को तैयार नहीं हूं, मैं किसी भी किस्म की बात सुनने को तैयार नहीं हूं। इसमें या विन होता है या लूज होता है, एक शख्स जीतेगा और एक मुकम्मल तौर पे हारेगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होती। जो हारेगा उसका मतलब है वो दूसरा शख्स मुकम्मल तौर पे जीत रहा है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों को कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाए और मामले को खत्म कर दें, या विन और लॉस लूज स्ट्रेटजी होती है ओवरऑल। दूसरी आप देखें इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेशन किसको कहते हैं? मिलजुल कर मामले को हल करने को। इसमें हमारा जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म रिलेशन पे होता है कि भाई ठीक है आज एक प्रॉब्लम आ गया है लेकिन ओवरऑल हमेशा यही प्रॉब्लम तो नहीं रहने, लॉन्ग टर्म रिलेशन पे हम गौर करते हैं। शेयर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ओवरऑल जिस मामले पे प्रॉब्लम आ रहा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल के साथ एक दूसरे से शेयर करते हैं, उससे जो गलत फहमियाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं कि जनाब मान लिया ये बात आपको बहुत अहम है, मान लिया मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी चाहिए, लेकिन हम इसको मिल बैठ कर सॉल्व कर सकते हैं, इट्स ओके। मैं इसमें कुछ लचक दिखाऊंगा, आप भी आए बैठे, इंशाल्लाह इसका कोई बेहतर हल निकलेगा। ओपन एंड ऑनेस्ट। दूसरे में क्या होता है? एग्रेसिव होता है। यहाँ पे हम ओपन होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं कि जनाब ये टोटल चीज़ है और मैं इतनी चीज़ से पीछे नहीं हट सकता, बाकी चीज़ मैं आपको ऑफर करने के लिए तैयार हूँ, इट्स ओके। और इसका जो ओवरऑल आउटकम होता है वो विन विन होता है, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो इनमें से कोई भी पार्टी जो है वो अपनी उससे हारती नहीं है। ओवरऑल दोनों पार्टीज ही विन विन सिचुएशन के अंदर रहती हैं। तो ये नेगोशिएशन की कुछ स्किल्स हैं। इसके अलावा इफेक्टिव नेगोशिएशन कैसे हो सकती है? रिसर्च द अदर पार्टी। आप अगली पार्टी की नीड्स को स्टडी करें, उस नेगोशिएशन पे बैठने से पहले उसको डिटेल से अगली पार्टी को स्टडी करें कि एक्चुअल इशू है क्या, जिस चीज़ पे हम नेगोशिएशन या जिस चीज़ पे हम ओवरऑल करने जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि उसके लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी तक वो मुझे इसकी प्राइस दे सकते हैं, कितना मैं छोड़ सकता हूँ, कितना वो छोड़ सकते हैं। तो आप उसको डिटेल से स्टडी करें। बिगिन विद अ पॉजिटिव रिमार्क्स। आप बैठें तो आप उनको कहें कि जनाब हमारा आपके साथ एक बहुत अच्छा और दोस्ताना ताल्लुक है, आज हम एक मामले को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, इसके बाद भी मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे एक अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात कायम रहेंगे, हम यहाँ से लड़के नहीं उठेंगे, जो भी इस चीज़ का आउटकम होगा लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। तो इस चीज़ से ओवरऑल हम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे ओवरऑल नेगोशिएशन हमारी बेहतर हो जाती है। एड्रेस प्रॉब्लम्स। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स पे रहें, आप लोगों पे ना जाएं, हमेशा इस इश्यूज को डिस्कस करें, पर्सन्स को डिस्कस ना करें कि आप जी फलां बंदे ने तो ऐसे कहा था, नहीं। आप ओवरऑल सिर्फ इशू को डिस्कस करें कि दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट आई कैन गिव इट टू यू। लिटिल अटेंशन टू फर्स्ट ऑफर। जो फर्स्ट स्टार्ट में जो बार्गेनिंग चिप्स दी जाती हैं, चलें जी हम आपको इतना दे देते हैं, इसके बदले आप इतना छोड़ दें, उसको ज़्यादा अटेंशन ना दें। वो फर्स्ट ऑफर्स होती हैं, तो जो भी होना होता है वो एंड पे होना होता है, तो फर्स्ट वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना दें। फोकस ऑन विन विन। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे लिए वो इंसान ज़्यादा ज़रूरी है या वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली हमें पता चलेगा कि वो इंसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, मेरा भाई या मेरा मेरा अच्छा चाहने वाला था। तो ओवरऑल मुझे वो शख्स ज़्यादा अजीज है इस चीज़ की निस्बत। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ हिस्सा मैं इस चीज़ का दे दूँ ताकि ओवरऑल हमारे ताल्लुकात बरकरार रहें। बी ओपन टू एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन स्किल्स यहाँ पे आप प्रिपेयर करके जाएं। प्रेजेंटेशन से मुराद यहाँ पे क्लासरूम की प्रेजेंटेशन नहीं है, ऑफ कोर्स वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर। देन ओपनिंग कमेंट्स। आपके ओपनिंग कमेंट्स जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे हमने अभी बात की कि जनाब हमारे आपके साथ पिछले 5 साल से 10 साल से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम हमसाए हैं, तो एक चीज़ में इशू आ गया है, आए हम बैठ के इसको बात करते हैं और हमारा आपस का जो ताल्लुक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग है। पॉइंट्स। ओवरऑल आप चीज़ों को पॉइंट असाइन करें कि आप किस चीज़ को कितने पॉइंट असाइन कर रहे हैं, उसके बदले आप कौन सी चीज़ फोरगो कर सकते हैं। कंक्लूजन, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस। तो प्रेजेंटेशन के अंदर जब आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी हो ओवरऑल, तो आप चीज़ों को पॉइंट्स के जरिए उसको डिटेल से डिस्कस करें, फिर उसको कंक्लूड करें।
जो कुछ भी आपने 10 मिनट 15 मिनट में बयान किया है ओवरऑल उसकी एक मीनिंगफुल कंक्लूजन होनी चाहिए। एक स्लाइड पे या एक से 2 मिनट की डिस्कशन में आपका उसको मुकम्मल कंक्लूजन डिस्कस होना चाहिए। और उसके बाद आपको लोगों को वक्त देना होता है, ऑडियंस को, कि अगर उनके कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो वो आपको एड्रेस करेंगे। So that's all for our today's lecture. I hope you have enjoyed our lecture. Still you have any question you may ask. Thank you. Allah Hafiz.